Hello student, good morning. How are you? I hope you are all well. So today we are going to discuss on the topic of our history section, and so in the previous video class we have discussed about कि किस तरह से यूरोप की सोसाइटी जो है उसका एक तरह से कन्वर्जन हो रहा है सोशलिज़म की ओर। लोग जो सोसाइटी है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, साथ साथ में वो सभी के इक्वल राइट्स की भी बात कर रहे हैं, फ्रीडम की भी बात कर रहे हैं, वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं। सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे चलती हैं सभी चीज़ें। जैसे कि हमारी सोसाइटी में अगर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो किसी भी रिफॉर्म को लेकर आना चाहते हैं तो वो तुरंत नहीं होता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी था कि धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही थी। अब उस दौरान क्या क्या सोसाइटी में चल रहा था उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में समझाया जाता है आप लोगों को कि किस तरह से सोशलिज़म डेवलप हुआ यूरोप में, कौन कौन से उसमें रिफॉर्मिस्ट आए। अब जैसे हमारे यहाँ जो इंडिया में सारी चीज़ें शुरू से तो अच्छी थी नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होती गई। फिर उसी में हमने बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज़ भी देखे, बहुत सारे नेशनलिस्ट भी देखे, बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट भी देखे। तो सबका कहीं ना कहीं रोल था ना कि एक नेशन के फॉर्मेशन में। फिर बहुत सारे हमने रिवेल भी देखे, चाहे वो पीजेंट से रिलेटेड हों, चाहे बड़े बड़े जो कांग्रेस लीडर हैं उनके थ्रू हुआ हो, या गांधी जी ने जो भी रेवोल्यूशन किया। तो सबका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल था। अब उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा फेमस हुए तो उनका नाम इतिहास में आ जाता है, हिस्ट्री में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके भी कंट्रीब्यूशन रहते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इन द हिस्ट्री। तो उसी तरह से यूरोप की जो सोसाइटी है उसमें भी सोशलिज़म डेवलप हो रहा था। तो उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे जोसेफ मैज़नी आ गए, रूशो आ गए, लॉकी आ गए, बहुत सारे लोग आते हैं, जॉन लॉकी वगैरह। फिर उसमें मॉन्टेस्क्यू वगैरह आते हैं। फिर अभी हम लोग जैसे नेपोलियन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, नेपोलियन आया था। तो इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सारे लोग आते हैं। अब उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग रहेंगे जो सिर्फ जिनका सिर्फ काम था प्रिंटिंग प्रेस से भी, मतलब कि जो प्रिंटिंग करते हैं। तो पब्लिशर भी बहुत सारे ऐसे रहेंगे जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से जो है सोशलिज़म जो है यूरोप में फैलता है और आता जाता है। सोशलिज़म के बारे में लोग और ज़्यादा अवेयर होते जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब बताया जा रहा है परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वॉज सोशलिज्म। अब लोगों का ऐसा मानना था कि शायद ये एक बहुत ही दूर दृष्टि वाली सोच है कि जिस हम सोशलिज़म की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं एक सोसाइटी की, उसके बारे में लोग सोच रहे हैं शायद ये बहुत ही दूरदर्शी सोच रखता होगा। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas and attracted widespread attention. लेकिन मिड 19th century आते आते यूरोप में जो सोसाइटी थी वहाँ पे बहुत सारे लोगों को सोशलिज़म के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई थी, उनके जो आइडियाज़ थे उसके बारे में पता चलने लगा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी होने लगे थे इस आइडिया से। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट मतलब कि जो सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते हैं उनको हम बोलेंगे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब किसी इंडिविजुअल के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके वो अगेंस्ट में थे। एंड सॉ इट एज अ रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। अब उस टाइम उनको लगता था कि सारी समस्याओं का, जो सारी सामाजिक समस्याएं हैं उनकी जड़ यही है। अब उनको ऐसा क्यों लगता था? वाई? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टीड were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। तो जो ऐसा मानना था सोशलिस्ट का कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो तो ऐसा ज़रूर है कि वो एम्प्लॉयमेंट तो देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन, वो सिर्फ अपने खुद के इंडिविजुअल के प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है, ना कि विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। वो उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, उनके वेलफेयर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है जो उनकी प्रॉपर्टी को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं।
सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, तो अगर सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन है वो सब में ना होकर किसी एक सिंगल में रहेगा, तो क्या होगा, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। तो ऐसा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का जो इंटरेस्ट है वो किस पर होगा, वो सिंगल इंडिविजुअल पे, मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो जिसके पास है उसके होगा। लेकिन अगर सभी पर होगा तो हमारी जो सोसाइटी वो कैसी सोसाइटी हो जाएगी, कलेक्टिव सोशल, वहाँ पे कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट आ जाएगा कि सभी के बारे में लोग सोचने लगेंगे क्योंकि सभी के पास पैसे होंगे। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। अब जो सोशलिस्ट थे ये चेंज चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कैंपेनिंग भी की। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि किस तरह से सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी के, बिना पैसे के ऑपरेट की जा सकती है, चलाई जा सकती है। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी। एक आधार क्या होना चाहिए एक सामाजिक व्यवस्था के लिए, सोशलिस्ट सोसाइटी की क्या बेसिस होनी चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे वो। ये सारे एक तरह के क्वेश्चन हैं जो चल रहे हैं सोशलिस्ट के माइंड में। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। जो सोशलिस्ट भी थे उनके जो डिफरेंट विज़न भी था फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। अब उन्हीं में से एक थे रॉबर्ट ओवेन। अब कुछ का ऐसा मानना था कि जो साथ में मिलकर, मतलब कि जो कोऑपरेटिव, मतलब कि साथ मिलजुल कर काम करना, उसमें विश्वास रखते थे। अब उसमें थे एक रॉबर्ट ओवेन, ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, sought to build a cooperative community and called न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। अब जो रॉबर्ट ओवन थे उन्होंने जो है सोचा इस बारे में कि एक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट्स किया जाए, या फिर जो कि कोऑपरेटिव हो, मतलब साथ, सबको साथ में लेकर चलने वाला हो, मतलब मिलजुल कर काम करने वाला हो। और उसको उन्होंने नाम दिया न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट cooperatives could not be built on a wide scale, only through individual initiative। और जो अदर सोशलिस्ट थे उनका ऐसा मानना था कि जो कोऑपरेटिव जो है, मतलब कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हम बनाना चाहेंगे, कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल, इसको हम बहुत ही वाइड स्केल पर इसको नहीं बना सकते। ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, और केवल सिर्फ जो इंडिविजुअल, जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव का मतलब कोई अकेला किसी चीज़ की शुरुआत करे, तो उसके थ्रू हम किसी भी सोसाइटी को वाइड स्केल पर नहीं ले जा सकते। जो अदर सोशलिस्ट थे उनका ऐसा मानना था। अब दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स इनकरेज कोऑपरेटिव्स। अब लेकिन एक चीज़ और भी था कि उन्होंने, अब उनकी मांग क्या थी कि किसी इंडिविजुअल के इनिशिएटिव से ये चीज़ नहीं होने वाला, लेकिन उन्होंने क्या किया, दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव। गवर्नमेंट को जो है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और इसको इनकरेज करना चाहिए, जिससे कि ये वाइड स्केल पर थोड़ा स्प्रेड हो सके। तो उनका ऐसा मानना था कि कोई इंडिविजुअल अगर इसकी शुरुआत कर रहा है तो वो उतने वाइड स्केल पर नहीं हो सकता, जबकि अगर उसी चीज़ को गवर्नमेंट जो है इनकरेज करे तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंट लुइस ब्लांक 1813-1882 तक की बात है ये, कि वांटेड द गवर्नमेंट, एक तरह से वहाँ का रूलर रहा होगा उस टाइम, वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। लुइस ब्लांक जो कि फ्रांस के थे, उनका ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट जो है वो अब गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब कि जो जिनके पास पैसे हैं उनकी व्यवस्था चली। और बात तो इस वजह से जो है उन्होंने इनकरेज किया कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और रिप्लेस करना चाहा किसको, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। अब ये जो कोऑपरेटिव जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिव फॉर्मेशन हो रहा था, हर एक चीज़ में कोऑपरेटिव, चाहे वो फैक्ट्री हो या सोसाइटी हो या कोई गवर्नमेंट जॉब हो,
हर जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रहे थे, जिससे कि क्या होना था कि एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। मतलब कि वो जो काम किया जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का, तो उसके प्रॉफिट को लोगों में डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर। जितना काम जिस मेंबर ने किया है उसके हिसाब से उनके प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। अब इन्हीं में से दो और एक नाम आते हैं जिनको आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिच एंगल्स एडेड अदर आइडियाज़ ऑफ दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये जो नाम है कार्ल मार्क्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इनके बारे में आप लोग पता करो। कार्ल मार्क्स कौन थे, उनकी कैसे आइडियाज़ उन्होंने प्रेजेंट किए यूरोपियन सोसाइटी में, तो उसके बारे में जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानो, क्योंकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज नहीं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वो ज़रूर आएंगे। अभी आप 9th में हो, लेकिन आने वाले 1 साल बाद आप तो उसी में जाने वाले, तो इन सभी आइडियाज़ को आप लेकर जाओ। तो उन्होंने कुछ आइडियाज़ जो है आर्ग्यूमेंट के थ्रू ऐड किए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो पूंजीवादी है, मतलब कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल, इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। अब क्या कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी लोग होते हैं वो सारा जो पूंजी है वो फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट होती है कैपिटलिस्ट रखते हैं, और जबकि वो प्रोड्यूस किया जाए किसके द्वारा, वर्कर्स के थ्रू। तो द कंडीशन of workers could not improve as long as this profit was accumulated by the private capitalist। तो इसमें बताया जा रहा है कि वर्कर्स का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाता है तो प्राइवेट कैपिटलिस्ट बढ़ता ही जाता है, जो प्राइवेट पूंजीवादी व्यवस्था है वो बढ़ती ही जाती है, और जो गरीब हैं वो गरीब के रह जाते हैं, और जो अमीर है वो अमीर होता चला जाता है। जैसे कि हम आज की सोसाइटी में देख रहे हैं कि जितने भी गरीब हैं वो गरीब ही होते चले जा रहे हैं, और जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं। तो एक जो खाई है उनके बीच की, ये जो है बहुत ही इसको थोड़ा कम करना चाहिए। इसी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट ने उन्होंने जो है मिक्स इकोनॉमी को जो है अडॉप्ट किया है कि ना वो कैपिटलिस्ट हो ना ही बहुत ज़्यादा लिबरल हो, तो दोनों का मिक्स हो, तो वो जो है मिक्स इकोनॉमी सिस्टम हो जाता है। तो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो अब उनका ऐसा मानना कि जो वर्कर्स हैं उनको कैपिटलिज्म को, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था को ही ख़त्म कर देना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अपने अधिकार कर लेने चाहिए। मार्क्स का ऐसा मानना था, मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फॉर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। मार्क्स का ऐसा मानना था कि उनको जो है जो वर्कर्स हैं उनको कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से जो उनकी प्रताड़नाएं हो रही हैं, जो टॉर्चर हो रहा है, उससे उनको अलग कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी। रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब यही हुआ कि यहाँ जो उनकी डिमांड्स हैं, जो सभी को मतलब इक्वल डिवीज़न हो प्रॉपर्टी का और सभी के ऊपर इक्वली कंट्रोल हो प्रॉपर्टी का। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये एक तरह की कैसी होगी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, मतलब कि हम साम्राज्य मतलब कि साम्राज्यवाद वाली सोसाइटी होगी, इस तरह की वो जो है। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स कुड ट्रम्प इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज अ natural society of the future. He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalist। अब उन्होंने एक तरह से क्या कर लिया कि लोगों को कन्विंस भी कर लिया, मना भी लिया कि आपको जो है जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीवादी हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ विद्रोह करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम बनने नहीं वाला। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, कार्ल मार्क्स ने जो है, जो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट नाम का एक जो वर्ड है कम्युनिज़्म,
वो कार्ल मार्क्स के थ्रू आया। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज अ नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और उन्होंने ऐसा माना कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, जो सामाजिक व्यवस्था होगी, वो आने वाले भविष्य के लिए एक नेचुरल सोसाइटी कहलाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार और वीडियो को आप लोग रिवाइज करके देख लेना। ओके, so that's it, and have a good day. If you have any queries, then you can message me, then I will try to solve that problem. Okay, so have a good day and thank you.